Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is The Origin and Evolution of the Earth. It means in this chapter we are talking about the system, the criteria in which the Earth evolved, when and how the Earth formed. So let me start the chapter, but first of all let me tell you a rhyme which is spoken by everyone in our childhood. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. सुना है ना ये rhyme? And this rhyme connected us with the starry nights. And the starry nights have always attracted us since the childhood. बचपन से ही हमको बड़ा अफेक्शन रहा है. बहुत ही सारी क्यूरियोसिटी रही है जब हमने ट्विंकलिंग करते हुए स्काई को देखा. तो यू मे ऑल्सो हैव थॉट ऑफ दीज स्टार्स. आते हैं आपको भी विचार कि कैसे ये स्टार्स जो हैं वो किस तरीके से ट्विंकलिंग करते हैं, कहाँ से आते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं. बट नाउ यू आर इन 11th क्लास. कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते दिमाग में, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते होंगे कि ये स्टार कब फॉर्म हुए, कैसे बने, इन्हें बनाने के पीछे किसका हाथ है. तो बनाने के पीछे हाथ का भी आंसर जो है शायद हम नहीं ढूंढ पाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम ज़रूर इस चैप्टर में खोजने की कोशिश करेंगे. तो लेट वी स्टार्ट द थ्योरीज which is related with the origin of earth and the origin of universe. So students, theories are the explanation given by the scholars. Theories वो explanation होती हैं, वो assumption होते हैं जो कि various scholars अपने researches के आधार पर तैयार करते हैं. वैसे तो अगर हम बात करें तो किसने यूनिवर्स बनाया, अर्थ कब बना, कैसे बना, इन सब के बारे में आज तक क्लियर डेटाज नहीं मिले हैं. और ये थ्योरीज जिस पर हम अभी डिस्कस करेंगे ये भी सिर्फ एस्टिमेशंस हैं स्कॉलर्स के. तो देयर आर टू काइंड ऑफ थ्योरी रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, एंड दीज थ्योरीज आर कॉल्ड द अर्ली थ्योरीज एंड द मॉडर्न थ्योरीज. द अर्ली थ्योरीज एंड द मॉडर्न थ्योरीज. So let me start with the early theories. Student, a large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding what? Regarding the origin of Earth. बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अर्थ के ओरिजिनेशन से रिलेटेड अपने अपने हाइपोथेसिस, अपने अपने रिसर्च वर्क दिए हैं. एंड one of the earlier and popular argument was given by German philosopher इमैनुअल कांट. और इसमें से एक बहुत ही फेमस आर्ग्यूमेंट रहा इमैनुअल कांट का. आर्ग्यूमेंट्स इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर रिसर्च को, हर थ्योरी को सब लोग एग्री कर लें, इसीलिए इन थ्योरीज को, इन हाइपोथेसिस को आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, क्योंकि सबके विचार एक से नहीं होते हैं. तो सबसे पॉपुलर आर्ग्यूमेंट था फिलोसोफर इमैनुअल कांट का. एंड द मैथमेटिशियन लाप्लास रिवाइज्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ इमैनुअल कांट इन 1796. इमैनुअल कांट के आर्ग्यूमेंट को और रिवाइज किया मैथमेटिशियन ने जिनका नाम था लाप्लास. कौन सी ईयर में? 1796 में. तो इट इज नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस. इस हाइपोथेसिस का नाम क्या था? इस हाइपोथेसिस का नाम था नेबुलर हाइपोथेसिस. द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड out of a cloud. According to the nebular hypothesis, planet कैसे बने हैं? Planet cloud से बने हैं. एक material था which associated with youthful sun, जो कि youthful sun जो है उससे associated था. And then what happened? Which was slowly rotating. Nebular hypothesis में बताया गया कि sun से निकला हुआ एक matter था जो कि उसके चारों तरफ घूमता रहा और घूमते घूमते वो कन्वर्ट हो गया प्लैनेटेस्टिमल्स में. आगे इस पे और डिस्कस करेंगे. लेटर इन 1900 चैम्बरलेन एंड मोल्टन कंसिडर्ड दैट अ वंडरिंग स्टार अप्रोच द सन. आगे चल करके चैम्बरलेन और मोल्टन ने क्या बताया
सन के पास से ही एक वंडरिंग स्टार, घूमता हुआ एक तारा जो है वो गुजरा, और जब वो निकल रहा था तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों के अंदर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। उस एनर्जी की वजह से एक सिगार शेप का एक्सटेंशन मटेरियल सेपरेट हुआ, और उस मटेरियल से फिर आगे चल कर के क्या हुआ, इट वॉज सेपरेटेड। हुआ क्या फिर, ये जो तारा था भाई ये पासिंग बाय है, मूविंग स्टार था, और ये मूविंग स्टार मूव करते 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 दूर चला गया, और जब ये दूर चला गया तो जो सिगार शेप मैटर था वो सन से पूरी तरीके से अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया। अलग होने के बाद में क्या हुआ, एज द पासिंग स्टार मूव अवे द मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस एंड कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन। और फिर ये क्या होने लगा, जब ये तारा दूर चला गया काफी, तो फिर ये सिगार शेप जो एलिमेंट था ये सन के चारों तरफ मूव होने लगा। इट स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड स्लोली इट कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट्स। और धीरे धीरे ये रिवॉल्विंग सिगार शेप मैटर जो था वो कंडेंस हो गया, और किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया प्लैनेट में। ऐसा किसने बताया, ऐसा बताया चैम्बरलिन ने और मोल्टन ने अपनी थ्योरी में, जो कि उन्होंने 1900 में दी थी। ठीक है, अंडरस्टूड। देन लेटर ऑन सर जेम्स जीन्स एंड हेरोल्ड जेफरी सपोर्टेड दिस थ्योरी, और इनकी थ्योरी को आगे चलकर के इनके आर्ग्यूमेंट को जेफरी सर ने और जेम्स सर ने सपोर्ट किया। देन a later date the argument considered of a companion to the sun to have been coexisting। माना गया कि सन का जो कंपेनियन है वो coexisted हुआ। Then these arguments are called binary theory। तो ये जो तारे से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट था जिसमें कहा गया कि सन के पास से एक तारा गुजरा, और वो गुजर के जब निकल रहा था तो उसकी एनर्जी जो है सन से मिली, और उस एनर्जी की वजह से एक सिगार शेप्ड एलिमेंट सेपरेट हुआ उसके दूर जाने की वजह से। तो ये सब कुछ जो था इस थ्योरी को नाम दिया गया बाइनरी थ्योरी। जबकि पहले जो थ्योरी आई थी किसकी, इमैनुअल कांट की, जिसे रिवाइज किया था मैथमेटिशियन लाप्लास ने, उस थ्योरी का नाम था नेबुलर हाइपोथेसिस। राइट। सो नाउ इन 1950 ऑटो शिमिड इन रशिया and Carl Weizsäcker in Germany, he revised the nebular theory again। आगे चल करके 1950 में कार्ल वाइसजास्कर ने और ऑटो शिमिड ने इस नेबुलर हाइपोथेसिस, किसकी नेबुलर हाइपोथेसिस, जो कि इमैनुअल कांट ने और लाप्लास ने दी थी, उसकी हाइपोथेसिस को, उनकी हाइपोथेसिस को रिवाइज किया, एंड दो डिफरिंग इन डिटेल्स, और उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट किया डिटेल में। क्या डिफरेंशिएट किया, दे कंसिडर्ड दैट द सन वॉज सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला। उन्होंने बताया कि सन जो है वो सोलर नेबुला से सराउंडेड है, इसके चारों तरफ सोलर नेबुलाज हैं, एंड व्हाट दे हैव, द सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड द हीलियम, these kind of gases, and along with what, along with dust, the friction and collision of particles led to the formation of disc shaped cloud। और फिर क्या बताया कार्ल वाइसजास्कर ने और ऑटो शिमिड ने कि सन के चारों तरफ सोलर नेबुला था, किसको कंटेन किए हुए था, ये हाइड्रोजन और हीलियम को और डस्ट पार्टिकल्स को। तो जब डस्ट पार्टिकल आपस में टकराए तो उनमें कोलाइजन हुआ और फ्रिक्शन हुआ, और इसकी वजह से डिस्क शेप का क्लाउड बन गया, एंड देन द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्रीशन। इस प्रोसेस को नाम क्या दिया, इस प्रोसेस को नाम दिया एक्रीशन। So however scientists in later period took up the problem of origin of universe rather than of just the earth or planet। अर्लियर लोग क्या करते थे, अर्लियर फिलोसोफर्स जो है सिर्फ अर्थ के ओरिजिनेशन से, प्लैनेट के ओरिजिनेशन से रिलेटेड अपने हाइपोथेसिस देते थे, लेकिन आगे चल करके जो नए स्कॉलर्स आए इन्होंने अब अपनी थ्योरीज किस पर बनाई, दे मेक देयर थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और ऐसी एक थ्योरी, बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी।
So the Big Bang theory is a modern theory, and the Big Bang theory proposed by Sir Edwin Hubble. In which year? In 1920. It is also called expanding universe hypothesis. Big Bang theory जो है वो सर एडविन हबल ने 1920 में प्रोवाइड कराया था, और इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, नाम से क्या लग रहा है? नाम से लग रहा है कि यूनिवर्स फैल रहा है, ऐसी कोई थ्योरी, राइट? तो प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। एट टाइम पासेस गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। एडविन हबल ने क्या बताया कि जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे गैलेक्सीज जो हैं वो डिस्टेंट प्लेसेस पर बढ़ती रहती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। और अपनी इस हाइपोथेसिस को समझाने के लिए उन्होंने बलून का एग्जाम्पल लिया। उन्होंने एक बलून लिया, बलून के ऊपर उन्होंने पॉइंट्स बनाए, डॉट बनाए बिना फुलाए हुए। फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सारे डॉट्स बना लिए तो देखा डॉट्स बहुत पास पास हैं। अब उन्होंने थ्योरी का एक्सप्लेन कैसे किया, उन्होंने उसको ब्लो करना शुरू किया, बलून को फैलाया, और जैसे जैसे फुलाते गए वो डॉट्स जो थे एक दूसरे से दूर जाते रहे। और कुछ इसी तरीके से इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को समझाने की कोशिश की कि जब डॉट दूर जा रहे हैं, जब हम हवा भर रहे हैं तो बलून फूल रहा है और जो डॉट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही पहले गैलेक्सीज जो थे वो पास पास में थे, और फिर धीरे धीरे इनमें एक्सपेंशन होने लगा और ये एक दूसरे से दूर चले गए। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, सबने इस आर्गुमेंट को ट्रू नहीं माना। क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ये आई कि जब हम बलून पर डॉट बनाते हैं तो डॉट बनाते समय तो वो डॉट छोटे नजर आते हैं, लेकिन जब हम लोग बलून को ब्लो करते हैं, उसमें हवा भरते हैं, तो ना सिर्फ डॉट एक दूसरे से दूर जाते हैं बल्कि अपने प्लेस पर वो डॉट भी एक्सपेंड होते हैं। पर क्या रियलिटी में प्लैनेट्स में या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी में या स्टार में एक्सपेंशन देखा गया है? बिल्कुल भी नहीं। इनका जो शेप एक बार तैयार होता है ये हमेशा उसी शेप में रहते हैं, उनका शेप एक्सपेंस नहीं करता है। तो फिर यहाँ पर ये जो थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी, इसे माना तो बहुत गया लेकिन थोड़ा पार्शली एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी को समझाने की कोशिश भी की है। तो द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेजेस। बिग बैंग थ्योरी को 3 स्टेजेस में समझाने की कोशिश की गई है, हम भी समझते हैं। इन द बिगनिंग, इन द फर्स्ट स्टेज, ऑल द मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एक्सिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल। क्या बताया एडविन हबल ने कि जब शुरुआत हुई थी तब सारे यूनिवर्स के मैटर एक जगह पे थे और एक टाइनी बॉल के शेप में, छोटी सी गेंद के आकार में। और क्या था इस गेंद में? इन दिस टाइनी बॉल इट इज हैविंग अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम बहुत ही स्मॉल था, बट इट हैविंग इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डेंसिटी। पर ये जो टाइनी बॉल थी इसमें इनफाइनाइट अमाउंट में टेम्परेचर था और डेंसिटी थी। और जब बहुत ज्यादा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है तो क्या होगा? टेम्परेचर एक्सप्लोजन करता है ना। तो इन द सेकेंड स्टेज एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ? ये जो छोटी सी बॉल था, जो सारे मैटर एक बॉल में थे, उसमें एक्सप्लोजन हुआ और बहुत ही वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ, एक ह्यूज एक्सपेंशन हुआ फिर। एंड इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 billion. The Big Bang took place 13.7 billion years before the present. एडविन हबल ने बताया कि जो एक्सप्लोजन हुआ ये बहुत ही अभी की बात नहीं है, ये आज से 13.7 बिलियन साल पहले की बात है। एंड द एक्सपेंशन कंटिन्यूज, और ये एक्सपेंशन जो है वो आज तक कंटिन्यू है। आज भी ये एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, बढ़ रहा है ये। As it grew, some energy was converted into matter. और जैसे जैसे बढ़ रहा है एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट होता जा रहा है। So there was particularly rapid expansion within fraction of a second after the bang. क्या बताया इन्होंने? जब पहली बार बिग बैंग हुआ तो एक एक्सप्लोजन के जस्ट बाद में, एक पहले बैंग के कुछ ही सेकंड में काफी बड़ा फ्रैक्शन हुआ
and thereafter the expansion has slowed down. पहले तो बहुत तेजी से एक्सपेंड हुआ और उसके बाद धीरे 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 वो एक्सपेंशन कम होता गया. And within the first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom began to form. और इस एक्सप्लोजन के बाद में क्या हुआ नया? हुआ ये कि within first 3 minutes, स्टार्टिंग के 3 मिनट में एक पहला एटम जो है वो बनना शुरू हुआ. ऐसा किसने बताया है? ऐसा एडविन हबल ने बताया है. फिर थर्ड स्टेज में क्या हुआ? Within 3 lakh years from the Big Bang, temperature dropped to 4500 Kelvin. 3 लाख साल के बाद बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो गया. और ये कितना डिक्रीज हुआ? ये 4500 केल्विन तक डिक्रीज हो गया. और इसकी वजह से क्या हुआ? इट गेव राइज टू एटॉमिक मैटर. इसने एटॉमिक मैटर जो था, इट गेव्स राइज टू एटॉमिक मैटर. इसने एटॉमिक मैटर को बढ़ाना शुरू किया. और फिर क्या हो गया? द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट. और पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगा. यानी कि सारे तारे वारे सेलेस्टियल बॉडी जो थे वो अब नजर आने लगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द एडविन हबल थ्योरी. So after the expansion of universe, what it means? The expansion of universe means increasing in the space between the galaxy. यहाँ जो हम बार बार बात कर रहे हैं एक्सपेंशन हुआ यूनिवर्स में, तो इसका मतलब क्या है कि गैलेक्सीज में जो दूरी थी वो बढ़ रही थी. एंड एन ऑल्टरनेटिव टू दिस वाज हॉयल्स कॉन्सेप्ट. और इसका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट हॉयल्स ने दिया था एक स्टेडी स्टेट का. ठीक है. So it considered the universe to be roughly the same at any point of time. हॉयल ने क्या बताया अपनी थ्योरी में कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यूनिवर्स जो था बिल्कुल स्टेडी था, कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे. जबकि बिग बैंग थ्योरी क्या कह रही है कि यूनिवर्स में एक्सपेंशन नोटिसेबल है. However, with great evidence becoming available about the expanding universe, scientific community at present favors argument of expanding universe. तो हॉयल का जो कॉन्सेप्ट है स्टेडी स्टेट वाला, इसको ज्यादा मान्यता नहीं मिली और एडविन हबल के कॉन्सेप्ट को ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस आर्ग्यूमेंट के फेवर में अपनी बात रखी. यानी कि मान लिया लोगों ने. साइंटिस्ट मानते हैं कि इन रियलिटी यूनिवर्स इज एन एक्सपेंडिंग फॉर्म. So here we discuss the two theories related with the origination of Earth, planet, and also related to the origin of universe. Hope you understand both the theories well. If you are having any doubt or query, you can ask. Thank you and have a nice day.